नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोगों का जो है DLED 4th सेमेस्टर का मैथ का पेपर था। अभी दोस्तों हम सेंटर से अभी घर आए हैं और अभी आकर के पहुंचे ही हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आप देखिएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको कि 125। पहला क्वेश्चन था दोस्तों 125 बटे 64। अब इसमें दिया गया है कि आपको 125 बटे 64 के घन रूप का आधार क्या है। घन रूप के आधार के लिए घन के रूप में बदलते हैं इसको, तो घन के रूप में बदलेंगे तो 5 के पावर 3 और 4 के पावर 3। अगर ऐसा देखा जाए तो 5 बटे 4 के पावर 3, तो क्या है आपका 5 बटे 4 क्या है, आधार है ना। 5 बटे 4 क्या है, आधार है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले का ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही है, यानी फर्स्ट का दूसरा। ठीक, चलते हैं सेकंड। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या। दोस्तों देखो आप, दूसरा सवाल, अगर यह वृत्त है तो वृत्त के परिधि पर कोई अगर बिंदु है तो यहां से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका जवाब है दोस्तों 1, और इसका जवाब 1 है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका चौथा, यानी दूसरा का चौथा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, एटीएम का पूरा नाम क्या है। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी तीसरे का चौथा। इसके बाद पांचवा दिया है दोस्तों, एक घनाकार बक्सा है, एक घनाकार बॉक्स है। अभी हम लोग सुबह ही पढ़े थे संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, दीवारों का पृष्ठ क्या होता है। तो इस तरह से दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। आपको जवाब देख रहे हैं सब सेंटीमीटर में दिया, तो हमें क्या करना होगा, इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 130 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, आप 30 और जोड़ दी तो 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल पृष्ठ कितना, 6a²। अब 6 इंटू 130 का दोस्तों करेंगे आप वर्ग। ठीक, अगर 130 का वर्ग करेंगे तो 6 इंटू 13 का गुणा 13 में करेंगे दोस्तों तो आएगा 169। और 2 जीरो आगे बढ़ा दीजिए, 6 से गुणा करिए, 6 9 54, 6 6 के 36, 36 और 5 41, 6 का 6 और 4 10, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना दिया है, 1,014,000, 1,14,000, 1,14,000। तो दोस्तों ये आपका जवाब होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है आपके ऑप्शनल में फर्स्ट, यानी चौथे का पहला। ठीक है, आगे चलते हम लोग हैं 5वें नंबर को। देखिए जरा दोस्तों, ये दिया है आपको x क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10, ये दिया हुआ है आपको। इसका जवाब आपको देखना है। तो देखिए आपको यहां दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x²। यहां x² कॉमन करेंगे, 2 घात निकाल दिया तो एक घात बचेगा तो x बचेगा। x² पूरा बाहर कर लिए सिर्फ 2 बचेगा। सिमिलर दोस्तों यहां से 5 कॉमन होगा तो x प्लस 2 बचेगा। अब देखिए ये दोनों फिर एक बार कॉमन होंगे तो x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका जवाब आपको दिया गया है x² प्लस 5 और x प्लस 2 सेकेंड, यानी पांचवें का दूसरा। तो दोस्तों इस तरह से आपके बहुत विकल्प प्रश्न दिए गए थे, जो कि बहुत ही आसान थे अगर थोड़ा सा फुल माइंड से किए होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप किए भी होंगे सभी लोग, और अगर सभी लोग किए हैं तो 5 नंबर आपका बन गया। ठीक, तो 5 नंबर दोस्तों आपको सिर्फ
देखते ही क्या करना था, लगा देना था। अब मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि आप लोग, जो लोग भी पढ़े हैं, साथ में हम लोग मिलकर पढ़े हैं, वो लोग जरूर लगाए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अति लघुत्तरी प्रश्न दिया है, लॉग आधार 5 दिया है और 625 बराबर 4। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको करते वक्त हम लोग कर चुके हैं कि यदि ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, तो आपको करना क्या है कि 5 जो आधार होता है ना, ये आधार, यही इसके ऊपर पावर लग जाता है घातांक के रूप में। अगर आप बात करें इसका, अगर वैल्यू की बात करें तो आएगा 625 बराबर 4 की घात 5। यही आपको लिखना था, यही आपको करना था, यही आपको लिखना था, यही आपको करना था। ठीक, तो 625 4 की पावर 5। इसके बाद दोस्तों आपको दिया समुच्चय। समुच्चय से सवाल दिया है आपको 7वां। अभी हम सुबह इंटरसेक्शन हम लोग पढ़े थे, बस इसमें थोड़ा सा आपको अलग कर दिया था। जो लोग हम साथ में पहले से पढ़े हैं उनको पता होगा कि हमने 2 मेथड बताए थे आपको, सारणी विधि और गुण विधि। तो दोस्तों एक समुच्चय दे दिया है सारणी विधि से, एक समुच्चय दे दिया गुण विधि से, तो दोनों को हम सारणी विधि से लिख लेंगे। उसके बाद सारे अवयव हमको पता चल जाएंगे और हम ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ है आपको x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 5, जहां x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। सो इसको पहले हम सारणी विधि में लिख लेते हैं। ये है कौन सी, गुण विधि। गुण के द्वारा पहचाना जाता है कि x कैसा है, विषम है, और x जो है विषम तो है लेकिन 5 और 5 से छोटा या 5 के बराबर है। तो आप देखिए 1 3 5, इसमें बनेंगे आपको विषम संख्या 1 3 और 5, जो कि 5 से छोटे और 5 के बराबर है। ये हो गया ए। अब दूसरा दे दिया दोस्तों आपको बी। बी में क्या दिया हुआ है, 2 3 5 और 1। ठीक है, ऐसा है। अब इसमें से निकालना आपको ए इंटरसेक्शन बी, वेरी इजी, सभी लोग को पता है। कॉमन निकालना है, अभी हम सुबह ही डिस्कस किए थे हम लोग कॉमन निकालने के लिए। देखिए कॉमन क्या क्या है, 1 3 5, तो जवाब हो जाएगा 1 3 और 5। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग किए होंगे, और उम्मीद ही नहीं दोस्तों, पूर्ण विश्वास है आपको कि आप लोग किए होंगे। जो लोग साथ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जितने लोग हम पढ़ रहे हैं एक साथ में बैठ करके, तो ये जवाब आपका आएगा ए इंटरसेक्शन 1 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का सवाल दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं। किसी कारखाने में 200 व्यक्ति क्या करते हैं, काम करते हैं। कह रहे हैं कि किसी दिन 25 व्यक्ति काम पर नहीं आए। अगर 25 व्यक्ति काम पर नहीं आए तो ये कह रहे हैं कि काम करने वाले जो उस दिन कर रहे हैं, जिस दिन नहीं आए हैं उस दिन करने वाले, और जो नहीं आए हैं उनमें अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 25 लोग नहीं आए हैं दोस्तों, तो कितने बचेंगे आपको, 175 लोग बच जाएंगे। तो 175 यानी काम करने वाले कितना हो गए, 175। अगर अनुपाते करें हम किसको, 25 से, आप 25 से काटेंगे दोस्तों तो 25 7 175 होता है। 25 से काटें 25 यानी 7 संबंधे 1। जवाब है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब है 7 संबंधे 1। कारण कि 175 उस दिन काम कर रहे हैं, 25 नहीं आए हैं, इन्हीं दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग हैं 9। बहुत इजी सवाल है दोस्तों। जैसा कि हमने जब सेंटर पे हम लोग गए थे, तो सेंटर पे जब बच्चे निकले तो बताया भी कि आज मैथ का पेपर बहुत अच्छा आया था, और तो इसी कमेंट से हम उम्मीद लगाते हैं कि सभी लोग अच्छा किए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x + 14। इसमें दोस्तों भाग देनी है आपको x + 3 से। सिंपल, देखिए यहां पे 2 घात है, यहां पे 1 घात है, दोनों का अंतर देखिए कितने का, 2 में से 1 गया 1, तो यानी x के पावर 1 बार घात आपका ये भाग जाएगी। सब क्या करते हैं, जो मैक्सिमम घात है, जो ये घात है जिससे भाग देंगे, दोनों के घात का अंतर ले लेते हैं और उतने ही बार क्या करते हैं, भाग को लेके चले जाते हैं। तो अब देखिए x का अगर गुणा करेंगे इससे, आप अगर गुणा करेंगे तो x² + 3x, घटा दीजिए दोस्तों, x कैंसिल, 7 में से 3 गया 4x।
अब प्लस 4 उतार लीजिए। अब देखिए एक घात इसका है, एक घात इसका है, तो एक और एक दोनों का अंतर देखिए, एक में से एक या 0, यानी अब x आने वाला नहीं है। अब भागफल में x नहीं आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 है तो 4 से भाग ले जाएंगे, 4 तो 4x प्लस 12, सॉरी दोस्तों 14 है, यहाँ पे गलती हुई हमसे, 14 है यहाँ पे, क्या है 14 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 उतर जाएगा, तो 4 बार भागे 4x और 4 के 12। दोस्तों इसको घटा दीजिए, तो 14 में से 12 गया 2, तो शेष का दोस्तों आ गया 2, भागफल आ गया x प्लस 4, x प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 9th क्वेश्चन था, आपको भाग करना था और बहुत आसान थी और आप लोग किए होंगे, उम्मीद करता हूं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th यानी 10 नंबर का सवाल देखिए, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये कह रहे हैं 5,000 रुपया मूलधन है, तो 5,000 का मूलधन है तो हमें पता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला, यही पूछा है आपसे, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा है चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए, बिल्कुल ब्याज नहीं बताएंगे हम, क्या अगर मिश्र धन निकाल के छोड़ देंगे वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें पढ़ा है लोगों, मूलधन क्वेश्चन में एक धन दर बटे 100 और समय का क्या घात, तो देखिए मूलधन कितना दिया 5,000, 1 प्लस दर कितना दिया है 10 बटे 100 के पावर 3 घात, ऐसा ही दिया है। और चक्रवृद्धि मिश्र धन, ध्यान है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, वरना आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा अगर ब्याज निकालने लगेंगे। चक्रवृद्धि में से इसी को सॉल्व कर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5,000, एक 0 काटेंगे, 10 एकान 10 और 10 एक 11, 11 कितनी बार है 3 बार है दोस्तों, तो 11 बटे 10 और गुणे 11 बटे 10 और गुणे 11 बटे 10। ठीक, ये तीनों जीरो दोस्तों, इन तीनों जीरो से क्या करेगा कैंसिल होगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 1331 और गुणे 5, 5 एकाई 5, 5 तिहाई 15, 5 एक 15 एक 16, 5 एकाई 5 एक 6, 6,655 रुपया। ये दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया, क्या हो गया ये चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया। सिंपल फार्मूले में सिर्फ क्वेश्चन रखना था, आपका जवाब आपके हाथ में। दोस्तों अगला ये समानुपात से दिया हुआ है, समानुपात हम लोग पढ़े हुए हैं कि समानुपात में 4 राशियां होती हैं, 4 राशियों में से कोई 3 राशि दी जाती है, एक राशि आपसे पूछ लेता है। हमें पता है कि किसी भी समानुपात में अगर A संबंधी B है, समानुपात C संबंधी D है, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ऐसा कुछ है तो देखिए 2.5 दिया है आपको, अनुपात दिया है x से, समानुपात दिया है दोस्तों 1.25, संबंध 2.5। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, दोनों क्या होना चाहिए बराबर, क्योंकि क्या है ये समानुपात है। ठीक, तो आप देखिए 2x का 1.25 से 1.25 गुणे x बराबर 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5 यक्स बराबर, दोस्तों इसका दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 625 और 2 अंक पे दशमलव 6.25 और 1.25 दोस्तों यहाँ पे क्या है गुणा है, तो क्या आ जाएगा भाग हो जाएगी इधर पे आके 125। दोस्तों अगर इसको आप कट करेंगे यदि, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5, तो आपका जवाब ए है 5। ठीक, x बराबर x की वैल्यू आएगी 5। इसके बाद दोस्तों है, अब चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। अभी तक तो दोस्तों हम लोगों ने किया, अगर हम उम्मीद करते हैं कि जो सवाल हमारे पास थे 11 सवाल हम कर चुके हैं, 11 में से 11 नंबर आपके आ चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था जिसमें आपको किसी प्रकार का ट्विस्ट किया हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई सवाल था जिसमें लॉजिकल आपको सोचना हो। अभी तक सीधे सीधे सवाल दिए थे, सीधे सीधे आपको करना था। नेक्स्ट सवाल है कि पार्श्व चित्र में वृत्त पे O का केंद्र है, O केंद्र है दोस्तों, ये वृत्त दिया है आपको, यह केंद्र है, यहां से दोस्तों यहाँ पे एक आपको व्यास बनाया गया है जिसका नाम दिया गया AB, और आप जब वही अर्धवृत्त बना है दोस्तों, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है समकोण होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है दोस्तों
समकोण होता है, यानी ये तो 90 डिग्री हो गया पहले ही अगर आप लगाए होंगे तो। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या किया है, आपको कुछ ऐसा बनाया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज। क्या बनाया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज। तो ये दिया है सी नाम दिया है इनको, इसको नाम दिया गया है डी और इसको नाम दिया गया है ओ। अब देखिए ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, 90 डिग्री का कोण हमारा ऑलरेडी हमें पता है। तो देखो ये दोस्तों दिया नहीं है, हम कई बार बोल चुके हैं आप लोगों को, कई बार आपको देगा नहीं कि 90 डिग्री है कि नहीं, अब आपको फाइंड आउट करना है। अब यह व्यास है तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां पे दिया 140 और हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज, कल भी पढ़ रहे थे हम लोग कि चक्रीय चतुर्भुज के का नियम क्या है कि इनकी सम्मुख भुजाओं सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 140 यदि दोस्तों है तो इसके सामने का कोण 180 होने के लिए कितना होना पड़ेगा, 40। 140 है तो 180 होने के लिए दोनों मिला के 180 होना चाहिए, यही चक्रीय चतुर्भुज का नियम है। तो इसका 40 हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 90, ये हो गया 40। अब बताइए कि हमें तो ये पता न है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। अब हमारे पास ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो 90 40 कितना हो गया दोस्तों, 90 40 हो गया 130। तो कितना बचेगा, क्योंकि एक ही कोण न बचा है, दो कोण तो कंप्लीट हो गए, अब टोटल होना चाहिए 180, तो 130 हो गया, तो 180 में से घटा दीजिए तो दोस्तों आ जाएगा ये 50। ये कोण आपका आएगा 50, राइट। तो इस तरह से हम लोग सवाल को करेंगे। यह पहला सवाल था लघु त्रिका, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप 2 नंबर इसमें भी बनाए होंगे और 2 नंबर आपका आया होगा, तो अब तक हो जाएंगे 11 2 13 नंबर दोस्तों। तो अब तक 13 नंबर तो आप कर ही ले होंगे। हम उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं इस बात को कि जितने लोगों ने हम लोग एक साथ पढ़ाई किए हैं ये नंबर हो जाने चाहिए थे और उम्मीद करते हुए भी होंगे। अगला दोस्तों, नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं। 50 विद्यार्थियों के भार किसमें दिए गए हैं दोस्तों, किलोग्राम में दिए गए हैं। इसके भार का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। भार का समांतर माध्य, भार का समांतर माध्य। देखिए दोस्तों करेंगे क्या हम लोग कि सारणी दी गई है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दोस्तों क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपको ये सारणी दी गई है, आपको पूछा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पता है कि सिग्मा fx बटे सिग्मा f, यानी f क्या है, बारंबारता है। तो 40 किलोग्राम के 4 बंदे हैं, तो अगर 4 बंदों का, अगर एक बंदे का 40 है तो 4 बंदे का कितना होगा 160। अगर 42 एक का भार है तो 12 लोग है 42 किलोग्राम के, यानी एक का भार 42 है और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। तो अगर इनको आप जोड़ेंगे तब ना टोटल भार पता चलेगा। उसी तरह बारंबारता का इसमें गुणा करते जाइए, गुणा करते जाइए और गुणा करने के बाद जो कुछ आएगा दोस्तों उसको क्या करिए, लिख लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो कुल भार अब बटे कुल संख्या, तो कुल भार दोस्तों जोड़ने के बाद आ रहा है 2148। इसमें आप क्या करेंगे 50 से, यानी 50 बोला ना 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 का क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो दोस्तों आएगा 42.96 kg। कोई दोस्तों अगर इसमें जो है गुणा में या फिर किसी प्रकार का अगर कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो उसे आप देख सकते हैं। वैसे मैंने कैलकुलेट जो किया है 42.96 kg आ रहा है। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती से आप सुधार लीजिएगा उसे, लेकिन आपका तरीका यही है, इसी तरह से आपका समांतर माध्य निकलेगा। तो दोस्तों ये सवाल है आपका 13 नंबर। चलते फिर 14 नंबर की तरफ। 14 में क्या किया गया है दोस्तों, आपको देखिए क्या दिया गया है। 14 में ये दिया गया है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, उस वृत्त की एक जीवा है दोस्तों, उस जीवा की लंबाई इस त्रिज्या के बराबर है। जीवा की लंबाई त्रिज्या की क्या है, बराबर है। तो अपनी साइड से दोस्तों एक जीवा और बना लेते, सॉरी एक त्रिज्या और बना लेते हैं। अब देखिए ये भी बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। अब किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं छोटी बड़ी तो होती नहीं है, सारी त्रिज्या क्या होती है, एक जैसी होती है। तो ये दो त्रिज्या हैं, दोनों क्या है, बराबर ही होंगी। और चूंकि ये आपके सवाल में दिया हुआ है कि ये जीवा किसके त्रिज्या के बराबर है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो बन रहा है यह समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और समबाहु त्रिभुज का नियम क्या है, या समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, सारी भुजा बराबर है तो सारे कोण भी बराबर होंगे। और चूंकि 180 अंश टोटल होता है तो सारे कोण बराबर हैं, तो 3 से अगर भाग दे देंगे आप, 3 से अगर भाग देंगे 3 से 18 60 डिग्री बनेगा, यानी सारे कोण कितने बने 60 डिग्री के। अब ये दोस्तों आपसे पूछा कि लघु वृत्तखंड में ये छोटे वाले में जो कोण बनेगा
कितना बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये पूछ रहा है आपसे कितना बनेगा, तो हम लोग अभी कल ही डिस्कस किए थे, स्पेशली डिस्कस किया था दोस्तों कि ये वाला कोण इधर वाले का क्या होगा, आधा होगा, इधर वाले क्या होगा, आधा होगा। और टोटल कितना होता है दोस्तों, 360। अगर वृत्त बनता कितना 360 होता है, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 360 और माइनस कितना 60, तो बराबर कितना दोस्तों 300। ये कोण हो गया 300। तो अब इसके जो है लघु खंड में जो इसके परिधि पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 300 का आधा। तो 300 का आधा कितना 150। ये कितना बनेगा दोस्तों 150 बनेगा ये। ठीक, तो इस तरह से आपसे पूछा है ये सवाल कि आप बताएं कि जीवा द्वारा लघु वृत्त पर लघु खंड पर आंतरिक कोण क्या कीजिए। तो लघु खंड पर क्या होगा, आंतरिक कोण कितना होगा 150 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका 14 नंबर का सवाल था। इस सवाल में हो सकता है थोड़ी परेशानी आपको आई हो, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आप कोशिश किए होंगे तो जरूर आ गया होगा 14 नंबर का। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों 15 नंबर के सवाल में चलते हैं हम लोग। 15 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 15 नंबर का जो सवाल है ये बोल रहे हैं दोस्तों, दो सवाल दिए गए इसमें और दोनों सरलीकरण के सवाल हैं। दोनों सरलीकरण के सवाल है। देखिए इसमें दिया गया पहला सवाल देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है, 2 के पावर -2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 2 के पावर -3 माइनस फिर ब्रैकेट लगाया दोस्तों 2 के पावर -2 माइनस 3 के पावर -2। इस तरह से आपको ये दिया गया ब्रैकेट। देखिए 2 के पावर -2 का मतलब दोस्तों है 1/2 के पावर 2। जब ये हर में आएगा तो इसकी घात का चिन्ह क्या करेगा, बदल जाएगा। तो 2 के पावर 2 माइनस इस पे कितना है दोस्तों 2 के पावर 1/2 के पावर 3 हो जाएगा ये, माइनस ब्रैकेट में रहने दीजिए 1/2 के पावर 2 माइनस 1/3 के पावर 2। इस तरह से जवाब होगा हमारा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1/4 2 दूनी 4 माइनस ब्रैकेट में माइनस 1/8 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/9। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले बोर्ड मास थ्योरम में क्या है, सबसे निचले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट को इसमें आ जाते हैं। तो 1/4 माइनस 1/8। दोस्तों देखिए अगर इसको किया जाए तो 9 चौके 36। ठीक, 36 हुआ, 4 9 36 9 माइनस 9 चौके 36 4, 9 में से 4 गया 5, 1/4 माइनस 1/8 माइनस दोस्तों 9 में से 4 गया 5 बटे कितना 36, 5/36 हो गया। इस तरह से ये ब्रैकेट हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 1/4 माइनस देखिए 36, ये 36 है, ये 8 है। देखिए इनका लॉस हो जाएगा दोस्तों 72, 8 9 72 यानी -9 और 36 गुना 72 2 बचे 10 -10। इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे आप आगे बढ़ेंगे इसको सॉल्व करते वक्त 1/4 दिख रहा है दोस्तों ना। ठीक है, देखिए 10 9 19 तो दोस्तों माइनस 19 बटे कितना 72। ऐसे आएगा आपका। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद 1/4 माइनस और माइनस का दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो प्लस 19 बटे कितना 72। ठीक, अब फिर आप लसा लेंगे दोनों का, तो दोनों का लसा जब लेंगे दोस्तों क्या आएगा 72 आ जाएगा। इससे अगर भाग देंगे तो 18 बार भी जाएगा, प्लस 72 में 72 भाग देंगे एक बार और 19 तो हमारे पास है ही, तो 19 जोड़ दीजिए। तो 19 19 38 और 1 37 बटे कितना 72। तो इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों 37 बटे 72। दोस्तों ये सवाल इजी था, लेकिन थोड़ी टाइम टेकन इसलिए था क्योंकि आपको एक प्रोसेस करना था। ऐसा नहीं कि आया नहीं होगा, सबको आया होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा इसमें। तो इस तरह से आपको 37 बटे 72। इसी तरह से दोस्तों आपको दूसरा सवाल जो दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। 16 नंबर के सवाल में क्या है दोस्तों, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपए, यानी मूल्य टेलीविजन का मूल्य दिया दोस्तों 15,625 रुपए। तो देख लेते 15,000 रुपया 15,625 रुपए दिया हुआ है।
इसके बाद ये कर रहे हैं, यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है, दोस्तों ध्यान रहे, इसमें बढ़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है, घट रहा है, यानी घट रहा है, तो घटता हुआ दर कितना दिया है, 8%। कितना दिया है, 8%। अगर घटता हुआ दर 8% दोस्तों, इसके बाद पूछ रहे हैं कि 3 साल में यानी समय कितना दिया है, 3 साल, यानी 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष। अब ये कह रहे हैं कि ये घटता हुआ दर, ध्यान है माइनस है दोस्तों, यह बढ़ नहीं रहा, क्या है, माइनस है। तो आप क्या करेंगे, ठीक फार्मूला हम जो लगाते आए हैं वही फार्मूला लगाएंगे। ये पूछे हैं कि कितना घट जाएगा। देखिए आप क्या पूछा इन्होंने कि अगर घटता हो तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। इसका मतलब कि हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम लोग ये निकालेंगे कितना बच गया, 3 साल बाद उसका दाम कितना बच गया, तो जितना बचा रहेगा टोटल में से घटा देंगे तो कितना गिरावट आई ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो आप फार्मूला लगाते हैं तो वही लगाएंगे, मिश्र धन का, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन 15,625 कोष्टक में 1 प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा 8/100, समय का घात कितना, 3 का। दोस्तों करिए इसको, 15,625, इसको काटेंगे 4 दूना 8, अब 25 चौके 100, 25 से कहें 25, 25 में से 2 गया 23, 23 बटे कितना, 25 के पावर कितना, 3। अब देखिए 15,625 ये गुणा कितनी बार, 3 बार, तो 23 गुणे 23 गुणे 23 बटे 25 गुणे 25 और गुणे 25। दोस्तों ये पूरा गुणा करेंगे यदि तो आएगा 15,625। कितना आएगा, 15,625। अगर टोटल ये गुणा कर देते हैं आप, टोटल अगर गुणा करेंगे 25 गुणे 25 625, 625 में 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 15,625। ये दोस्तों क्या करेगा, सब कट जाएगा, बच जाएगा 23 गुणे 23 और गुणे 23। इतना रुपया दोस्तों बच गया 3 साल बाद घटने के बाद। तो अब 23 गुणे 23 गुणे 23 आपको करना पड़ेगा। तो कितना आएगा जरा करके देखिए जरा, कि अगर 23 गुणे 23 गुणे 23 करेंगे इसका जवाब आएगा 12,167 रुपया। दोस्तों इतना तो बच गया है, यानी 3 साल बाद इतनी कॉस्ट बची है उस टेलीविजन की। पहले कितनी कॉस्ट थी, 15,625, लेकिन अब कितना बचा, 12,167। तो यानी करा कितनी गिरावट आई, यानी कितनी गिरावट आई का मतलब क्या, टोटल में से इतना घटा दीजिए। अगर गिरावट देखें हम यदि, तो गिरावट कितनी आ गई, गिरावट आ गई दोस्तों 15,625 और माइनस 12,167। दोस्तों ये ध्यान रखिए, थोड़ा अगर कैलकुलेशन में कहीं अगर मिस्टेक हो तो आप सुधार लेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए और कैसे होता है। ठीक, तो देखिए 5 यानी 15 में से 7 गया 8। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका 1 यानी 11 में 6 गया 5। अब यहाँ पे आइए, यानी यहाँ बचा 5। अब 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4। इसके बाद क्या बचा आपको, 5 बचा, 5 में से 2, 5 में से 2 गया 3, 1 में से क्या कुछ नहीं, 3,458 रुपया दोस्तों गिरावट आ गई 3 सालों में। यदि 8% की रेट से अगर उसका दाम घट रहा है तो हमारे गिरावट कितनी आएगी, 3,458 रुपया। तो दोस्तों अगला सवाल करते हैं हम लोग हैं, लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई। एक लोहा है दोस्तों, लोहा भी घनाभाकार है। घनाभाकार का मतलब हम लोग बता चुके हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो। अगर ये अलग अलग है, अगर ये अलग अलग है, एक मिनट, तो देखिए दोस्तों अगर अलग अलग है, क्या क्या दिया है आपको, 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया है। घनाभाकार कोई बॉक्स है, लोहे का टुकड़ा है जिसका आपको डायमेंशन दिया 75 लंबाई है, 15 चौड़ाई है और 5 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें कितने टुकड़े बनेंगे छोटे छोटे, जिसका डायमेंशन होगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर और गुणे 1 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। कितने छोटे छोटे टुकड़े इसमें बनेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम बड़े पूरे लोहे का आयतन निकालेंगे और उसके आयतन में उस छोटे वाले का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आ जाएगी संख्या। तो अब देखिए, तो यानी लोहे का आयतन कितना हो गया हमारा, लोहे का आयतन, लोहे का आयतन बटे टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन,
बराबर हो जाएगा दोस्तों संख्या, कितनी संख्या बनेगी ये इसका आपका फार्मूला हो जाएगा। तो लोहे का आयतन हो जाएगा 75 गुणे 15 गुणे 5 बटे 15 गुणे 3 गुणे 1। देख लीजिए 15 से 15 कटेगा, 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 25 पचे 125, यानी 125 टुकड़े बनेंगे दोस्तों। इसमें जो आपको दिया है लोहे का जो टुकड़ा दिया है उसमें छोटे छोटे टुकड़े कितने बनेंगे, 125 टुकड़े बनेंगे दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का सवाल जो दिया हुआ है आपका, और ये दोस्तों सबसे इजी सवाल है अब तक का, सबसे इजी सवाल। थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस सवाल का जवाब आपके इसी में दिया गया है, लेकिन आप सिर्फ सोचने की जरूरत थी आपको। 15 x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18, यही सवाल देना है, दिया है आपको। ये करा, इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 15 3 15 और 3 कितना होता है 18 होता है। इन दोनों का गुणा किया जाता है, इसका ऐसा खंड किया जाता है कि जिससे कि क्या हो कि जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए, गुणा करने पे आपको क्या है इनका गुणनफल आ जाए। तो आप देखिए 15 x की पावर 4 प्लस, देखिए प्लस 3 है तो बड़े वाला क्या होगा प्लस होगा, तो इसका होगा स्क्वायर माइनस 15 x स्क्वायर माइनस 18। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन कर सकते हैं दोनों में, 3 पचे 15 3 चले 18, यानी 3x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। अगर 3x स्क्वायर कॉमन करेंगे दोस्तों तो यहाँ 3 पचे 15 x स्क्वायर बचेगा 5x स्क्वायर प्लस 3 छक 18 6 x स्क्वायर तो बाहर कर चुके हैं, तो ये बचा आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे आप कॉमन, देखिए -3 कर लीजिए, 3 पचे 15 5x स्क्वायर प्लस 3 छक 18। देखिए ये चीज फिर एक बार कॉमन हो रही है आपकी, अगर एक बार फिर कॉमन हो रही है तो क्या करेंगे 5x स्क्वायर और प्लस 6 ऐसे करेंगे। अब 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3। दोस्तों यहां तक तो हमें लगता है सभी ने किया होगा, यहां तक तो सभी ने किया होगा। एक स्टेप और आगे ले जाना था आपको, इनमें से 3 क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो 5x स्क्वायर प्लस 6। अब 3 कॉमन करेंगे तो आएगा दोस्तों x स्क्वायर माइनस 1, अब 1 को स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लग जाएगा वर्गांतर का फॉर्मूला, तो 3 सबसे पहले कर लीजिए, अब 5x स्क्वायर प्लस 6, और वर्गांतर का नियम क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं अभी तक, तो लगा दीजिए x प्लस 1 और x माइनस 1। ये जवाब था दोस्तों आपका। तो आज का पूरा पेपर यही था और इस तरह से आपको सॉल्व करना था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे और कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।